आदाब अर्ज़ है। मौजूदा सिंध काबीना में रद्दोबदल के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। ये पोशीदा बातें हैं जिनका आम तौर पर आम लोगों को ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन बात की गहराई में जब जाएं तो बड़े राज अफशा हो जाते हैं और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ जाती हैं। आप यकीन जानें, मुझे भी इस बारे में बहुत सारा इल्म नहीं था, जो कि अब मेरे बात में जो बात इल्म में आई है वो बड़ी शानदार, दिलचस्प, बल्कि आपको बताने जैसी है, जिसके लिए मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। मेरी हाज़िरी का मतलब ये है कि पहले तो मैं शाह साहब आपसे बड़ा एहतराम करता हूँ, और अगर मेरी कोई बात दिल में आपको बुरी लगे तो मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि हकीकत बताना आपके लिए भी ज़रूरी था, आपके चाहने वालों के लिए भी ज़रूरी था, और आपके देखने वालों के लिए भी ज़रूरी था। होता यूँ है कि मैं आपको पहले यूँ ज़रा सिर्फ बंदी कर लूँ इस पूरी बात की कि सिंध काबीना में 4 तरह के कैटेगरी के वज़रा इस वक्त मौजूद हैं। कितने? 4 तरह के। एक, जो ख़ुद महकमा चलाते हैं, उनकी तादाद एक आध से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा, जो मतलब चला रहे हैं, दूसरी कैटेगरी है मतलब चला रहे हैं, मतलब यूँ कि वो ज़्यादा इतने मतलब अपने महकमे पर 100% उनकी गिरफ्त भी नहीं है, और वो 100% वो ब्यूरोक्रेसी को भी इजाज़त नहीं है कि उनका महकमा चलाएं। तीसरी कैटेगरी ये है कि वो ख़ुद महकमा चलाने के काबिल नहीं है। उनके महकमे सेक्रेटरी चलाते हैं और वो ख़ुद इस लायक नहीं है कि वो महकमा चला सके। अब चौथी कैटेगरी ऐसी आती है जो ये कर लेते हैं कि वो तय कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी के कि आप मेरी जो है बात छुपा के रखिएगा, मैं आपकी बात छुपा के रखूँगा। लेकिन उनमें कुछ चौथी कैटेगरी में एक माइनर कैटेगरी ऐसी भी निकल के आती है जो हर वक्त ब्यूरोक्रेसी की शिकायत करती है। पता ही चलता है कि जो लोग ब्यूरोक्रेसी की शिकायत करते हैं असल में वो खुद इस बात के अहल ही नहीं होते कि वो ब्यूरोक्रेसी को चला सके। उनमें से कुछ लोगों को अब हालिया काबीना में माइनस किया गया है, जिनके बारे में ये ख्याल था कि वो खुद तो काबिल नहीं है, लेकिन काबिलियत रखने वाले सेक्रेटरी से भी उनकी बनती नहीं है, लिहाजा उन्हें तकरीबन इस दफ़ा एक हिस्से को थोड़ा सा बाहर कर दिया गया। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि जिस बारे में आज मैंने आपको जिक्र करना था कि काबीना में ये सारा मामला हुआ क्यों और किस तरह हुआ, एक शख्सियत है जिनका नाम है सैयद नासिर हुसैन शाह। अगर सैयद नासिर हुसैन शाह का पीपल्स पार्टी के हालिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद के सफ़र का अगर हम जिक्र करें तो सैयद नासिर हुसैन शाह पहले ही जब काबीना में आता है तो सीनियर वज़ीर बन जाते हैं, और उसी दिन से आज तक लोग ये समझते हैं कि ये वज़ीर आला सिंध बनेंगे। उनके कई बार नाम सामने आए, लोग कह रहे थे कि बस आज मुराद अली शाह जा रहा है और वो सिंध का नया वज़ीर आला बन रहा है या बनने जा रहा है। बहुत सारे और वज़रा के बारे में भी बहुत सारी खबरें चलती रहीं, लेकिन क्योंकि पहले 5 सालों में वो सीनियर वज़ीर रहे, लेकिन इस दफ़ा जब ये हुकूमत आई तो उन्हें न सिर्फ सीनियर वज़ीर नहीं बनाया गया, बल्कि उनको 2 वज़ारतें देकर, बल्कि 2.5 वज़ारतें, क्योंकि महकमा बल्दियात का एक हिस्सा भी वही चला रहे थे, तो 2.5 वज़ारतों के साथ इन्हें रन करने के लिए मैदान में छोड़ा गया, जिनमें एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एक एनर्जी डिपार्टमेंट और एक बल्दियात जिसके बारे में ख़ुद सईद गनी का ये कहना है कि वो महकमा उसके हाथ में नहीं था। नतीजे में वो चाह रहा था कि ये महकमा जो उसके हाथ में नहीं है वो उसको न मिले, भला आखिर वो महकमा उसके हाथ से निकल गया, या उसने जो भी किया। अब उसके बाद फिर ये होता है कि जब ये काबीना आती है तो इसमें नासिर हुसैन शाह सीनियर वज़ीर नहीं बनते, बल्कि काबीना के एक रुकन और सीनियर वज़ीर बन जाते हैं। ये उसकी दूसरी तंज़िली होती है। अब तीसरी और आखिरी तंज़िली ये हुई है कि इस वक्त उससे जो 2 बड़े अहम महकमे थे, आपको बताया एनर्जी जो है वो सूबे का इतना बड़ा महकमा है जिसमें कोल अथॉरिटी, इसमें जो आपको पता है सोलर, बहुत सारे मामलात इसमें शामिल हो जाते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट पूरे का पूरा जो है एक मतलब बहुत ही हॉट किस्म का एक महकमा है,
जो कि इम्तियाज़ शेख साहब के पास था, इस महकमे से पूरी चाइना की बहुत बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है कोयले के हिसाब किताब से। अच्छा, वो मिनिस्ट्री भी अब इनके पास नहीं रही। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हालिया रीशफलिंग में वो मिनिस्ट्री वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनसे वापस ले लिए। अब उस महकमे को चलाने के लिए या उसे बेहतर करने के लिए क्या होने जा रहा है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ फिर इसके पास दूसरी मिनिस्ट्री थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि तकरीबन डी फैक्टो वज़ीर आला होता है, क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इतना बड़ा महकमा होता है कि पूरे सूबे की प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है पूरी की पूरी वो करता है। तो वो बहुत सारे जो महकमों को चेयर करता है इसका वज़ीर। अब वो भी इनसे चली गई, वो भी चली गई जाम खान शोरो के पास। जाम खान शोरो के पास ये वजारत क्यों गई है इस बारे में भी मुझे पता चला है, लेकिन आज का मौजू जाम खान शोरो नहीं है। आज का मौजू जाम खान शोरो हैं, तो फिर जाम खान शोरो के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती है। उसके मुस्तकबिल, हाल, माजी और वो आगे चलकर क्या होने जा रहे हैं ये बाद में बताऊंगा। पहले मेरा मौजू क्योंकि आज का ये है कि मैंने पहले तकरीबन पौने 4-5 कैटेगरियाँ मैंने बताई वज़रा की, और उसके बाद फिर जो नासिर हुसैन शाह है वो हम देख रहे हैं कि अब तरक्की की बजाय तंजिली की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो 2.5 महकमे वो रन कर रहे थे, अब 2.5 महकमों की बजाय वो सिर्फ आधा महकमा रन कर रहे हैं, क्योंकि 2 अहम महकमे उनसे चले गए हैं। और आधा महकमा क्यों है ये बता रहा हूँ। देखिए, ये महकमा है बल्दियात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कोई और चलाता है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि LDA MDA कोई और चलाता है, ये भी आपको पता है। LDA कोई और चलाता है, ये भी आपको पता है। क्लिक कौन चलाता है, किसके हाथ में, ये भी आपको पता है, और आपको सब चलाते हैं। तो महकमा बल्दियात में रह गए बाकी टाउन नाजिम और सोरेबोर। हाँ, सच्ची बात ये कि मेयर कराची भी वैसे तो बल्दिया के मिनिस्टर के अंडर में है, लेकिन मेयर कराची आपको पता है कि सईद गनी को घास ही नहीं डालता था, नतीजे में उनकी आपस में बनती नहीं थी। वो फिर एक और मौजू आ जाएगा कि कराची की में जो कराची में जिस तरह पीपल्स पार्टी होना चाहिए था वो क्यों नहीं है, उसका सबब क्या है, ये भी मैं आपको कभी किसी इसी बैठक में बता दूंगा कि क्या। लेकिन मैं वापस आता हूँ मौजू की तरफ कि वो भी उनके अंडर में नहीं है एक तरह से, क्योंकि वो डायरेक्ट CM को रिपोर्ट करते हैं, शायद पार्टी क़यादत को भी रिपोर्ट करते हैं, तो वो उसके अंडर में नहीं आते इस तरह के जिस तरह होना चाहिए या बायलास के तौर पर। बाकी रहे ये टाउन चेयरमैन, ये वो UC चेयरमैन, ये वो। लेकिन जो असर रसूख की बात है, असर रसूख इतना है बल्दियाती इदारों में कि आप UC चेयरमैन को भी या UC के टाउन के किसी अफसर को भी हटाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि जिसको हटाते हैं उसका कोई ना कोई बासर आता है। तो एक आधे महकमे के साथ वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, 2 मरतबा नाजिम सखर, और उसके साथ फिर अली मोहम्मद महर के दौर में जब वज़ीर आला थे तो उस वक्त जो है वो एक बड़ा वज़ीर आला के करता धरता और वज़ीर आला उसके करता धरता, फिर ख़ास आदमी बन जाते, फिर आ जाते। इस वक्त भी उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, बड़ी फॉलोइंग है। लेकिन ये जो ताज़ा उनके साथ हुआ है, हालांकि ये चाइना में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के साथ भी गए थे, तासुर ये था कि ये बड़े सिफ़े अव्वल के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन आते ही उन्हें सारे मामले में जो है वो तरक्की के बजाय तंजिली हुई। लग ऐसा रहा है कि नासिर शाह भली कितना भी किसी के साथ भी रहे, लेकिन जब बिलावल भुट्टो के पास बात आती है तो वहाँ से बात टूट जाती है। और यही नतीजा है कि उनकी बात जब लाजमी पार्टी क़यादत की मंजूरी के सिवा तो ये रीशफलिंग या महकमे आगे पीछे तो नहीं हुए होंगे, और लाजमी उसमें मुराद अली शाह पार्टी क़यादत ऑन बोर्ड होगी, इसके बगैर तो नहीं होंगे। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि ये जो बात थी जिसका पूरे फसाने में ज़िक्र न था, वो बात उनको नागवार गुजरी। वो बात ये थी कि ये बात साबित होती है कि सैयद मुराद अली शाह के मद्दे मुकाबिल कोई भी अगर ऐसा आता है शख्स जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा हो कि ये उनकी जगह ले सकता है हालिया सेटअप में, तो वो माजी का तजुर्बा ये है कि वो अपनी जगह भी बचा नहीं पा सकता।
حال ہی کے معاملے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا امیدوار جانا جاتا تھا اس نے کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا ناصر شاہ نے. اس نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ جو سچی بات یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مراد شاہ ہی رہیں گے, مراد شاہ ہی ہوں گے اور مراد شاہ ہی ہوں گے. بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پوری میلہ تھا نا, یہ جو سجایا گیا تھا, یہ والا جو سارا, اوروں کی تو جیب کٹی, اس میں بشنی نے ناصر شاہ کی بھی جیب کاٹ دی اور ناصر شاہ جو ہے وہ ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف آ گئے. میں نہیں چاہتا, اللہ نہ کرے, میں آپ کا ویل وشر ہوں اور میں آپ کو پتہ ہے ہم آپ سے ادب سے ملتے ہیں اور آپ کی بھی بڑی مہربانی, آپ ہم سے بڑے پیار اخلاق سے ملتے ہیں, لیکن کیونکہ کچھ باتیں دل میں رکھنے سے ہو سکتی ہے کہ شاہ لطیف جو شعر آ تا گوشے پری نہ گڈیا منہ سے نہ کیوں, گوشے پری نہ گڈیا ॻाल्हियूं पेट वणनि में वधी वण थियो, ॻाल्हियूं पेट में वधी वण थियो, या कुछ ऐसा ही शेर है. अगर गलत हो तो माफ़ी के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ. उसका मतलब ये है कि कोई मुझे ऐसा मिला ही नहीं जिसके कानों में मैं बात करूँ, पेट में बातें ऐसी कि दरख्त बन गई. तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपसे बात कर लूँ आज, ताकि मैं अब थोड़ा सा मैं हल्का हो जाऊँ और जो बातें हैं वो आपके सामने आ जाए. लेकिन इसमें एक और बात भी साबित हो गई जो मैंने पहले भी कही थी, वो अभी भी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ. वो ये कि सारे सेटअप में जो कि सिंध काबीना का सेटअप है, उसमें एक बात फिर साबित हो गई कि मुराद अली शाह दिन ब दिन कमज़ोर होने के बजाय मजबूत होते जा रहे हैं. हालांकि मुराद अली शाह के गिर्द कुछ लोग कमज़ोर हो गए हैं, वो मुझे पता है कौन है, उसका नाम लूँगा तो फिर और मेरे लिए या आपके लिए भी शायद मसला पैदा हो जाए, तो थोड़ा उसको मैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ. पर्दा जो उठ गया तो वल्लाह क्या होगा, ये तो आपको पता है ना इस मामला. तो उनको छोड़ें क्योंकि मौजू आज नासिर शाह है. तो मैं ये समझ रहा हूँ और जो मेरी आज तक की जानकारी है उससे यही लग रहा है कि मुराद अली शाह मजबूत होता जा रहा है और मुराद अली शाह को सिर्फ मुराद अली शाह ही निकाल सकता है. मैंने पहले भी कहा था, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, मुराद अली शाह को मुराद अली शाह ही निकाल सकता है, मुराद शाह को कोई और नहीं निकाल सकता. जिस दिन मुराद अली शाह ने खुद से तय कर लिया कि अब वो जाना चाहते हैं तो जाएंगे, वरना मुराद अली शाह को कोई और निकाले ये तरह अब मुमकिन नहीं होता नज़र आ रहा है. और इसके असबाब क्या है, बहुत सारे असबाब हैं. आज टाइम नहीं है, आपका वक्त भी ज़्यादा ले लिया है मैंने सिर्फ इतना ही बताना था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग आगे बढ़ने की बजाय क्यों पीछे आ जाते हैं, क्या वजह है. ये वजह सैयद नासिर हुसैन शाह को एक दिन अकेले में बैठकर ढूंढनी ज़रूर चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. खुदा हाफिज़.